वो 3 घंटे शायद मैं ज़िंदगी में कुछ बहुत बहुत भी बड़ा कर लूँ ना, वो 3 घंटे कभी मुझे वापस उस तरह से कोई नहीं लौटा सकता। पटना में बहुत टैलेंट है बिल्कुल। और बहुत गर्व होता है कि इस शहर से हूँ मैं। सलाह देने के लिए पहले इंसान को पहले अच्छे इंसान बनिए। कुछ भी करने से पहले इंसानियत तुम्हारे अंदर हमेशा रहनी चाहिए। बस जाना है मुझे कुछ नहीं पता, ना आगे पता कैसे होगा, ना पीछे कुछ पता है, बस जाना है। आज मैं यहाँ पर हूँ ना, तो मैं कहूँगी कि मेरा सिर्फ 10% है, 90% मेरे मम्मी-पापा का कंट्रीब्यूशन है। आपने इस गाने की खूबसूरती को ना मतलब मतलब बहुत ज़्यादा आपने इस गाने की खूबसूरती को 4 चाँद लगा दी। वो सपना इंडियन आइडल ने पूरा किया। ना है ये पाना, ना खोना ही है। नमस्कार, मैं शिवांजलि और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। बिहार में होनहार लोगों की कमी नहीं है, चाहे वो जर्नलिज्म हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, बॉलीवुड मूवीज़ हो, क्रिकेट हो या फिर आईआईटी की तैयारी हो। हर क्षेत्र में इसका दबदबा रहा है। कला के क्षेत्र में भी इसका नाम रहा है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही होनहार कलाकार मौजूद है जो इंडियन आइडल के इतिहास में सबसे कम उम्र की प्रतियोगी और फाइनलिस्ट रही हैं। तो आइए चलते हैं और आज हम मुलाकात करते हैं इंडियन आइडल की फाइनलिस्ट ऋतिका राज से। हेलो मैम। हाय, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो वंस अगेन। फुल वॉल्यूम के सारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और बहुत सारी गुड विशेस। मैम, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपकी ये जो संगीत की करियर की शुरुआत कैसे हुई? जी, दरअसल म्यूज़िक वो समथिंग जो कि एक बोलते हैं ना इन्नेट होता है किसी-किसी में, वो बचपन से ही गुनगुना रहे होते हैं। बस उनको खबर नहीं होती इस चीज़ की कि वो इसी चीज़ को लेकर आगे कुछ अच्छा करने वाले हैं। तो मेरा भी ऐसा ही था, मैं बचपन से बहुत मतलब चुलबुली किस्म की बच्ची थी। तो मेरी मम्मी कहती थी कि 4 साल की उम्र से ही ना जो भी गाना, क्योंकि मेरी मम्मी को म्यूज़िक का बहुत शौक था। तो जब वो घर के काम सारे करती थी तो उस वक़्त डेक होता था, उसको डेक कहते थे, जो म्यूज़िक प्लेयर होता था। तो मम्मी गाने चलाकर बस उसी को सुनती रहती थी फुल वॉल्यूम में, जैसा कि आपके चैनल का नाम है फुल वॉल्यूम। तो मम्मी सुनती रहती थी, तो कहीं न कहीं मे बी उनसे वो चीज़ ट्रांसफ़र हो गई। तो मैं 4 साल की उम्र से ही खूब डांस करना, खूब गाना गाना, वो सब मैंने शुरू कर दिया था। बट आई लिटिल डिड आई नो दैट इट विल टेक मी टू सच हाइट्स वन डे, बिकॉज़ क्योंकि हर बच्चा बचपन में बचपना करते हैं, बट ये बचपना जो है बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया मैंने कुछ समय के बाद, और आज मैं यहाँ पे हूँ। भगवान की दया से मेरा जो शौक है वो मेरे पैशन जो है वो मेरा प्रोफेशन में बदल गया। मैम, आप इंडियन आइडल की फाइनलिस्ट भी रह चुकी है, तो वहाँ के माहौल में और वहाँ के सफ़र के बारे में कुछ बताइए। इंडियन आइडल की जर्नी वाज़ अ कंप्लीट मतलब मैजिकल तो कह सकते हैं, बट मेरे लिए एक 360 डिग्री टर्न थी, बिकॉज़ पटना में रहकर, पटना से निकल कर बॉम्बे जैसे शहर में भी 4 महीने रहकर वहाँ पे भी फिनालिस्ट बनना इज़ लाइक समथिंग अ ड्रीम फॉर अ पर्सन फ्रॉम स्मॉल टाउन, क्योंकि हर कोई इस छोटे शहर से उस वक़्त, खैर अब तो पटना बहुत डेवलप हो गया, बट उस वक़्त व्हेन वी लुक बैक टू 2012, तो पटना वाज़ नॉट दैट मच इन द न्यूज़। और अगर रहता भी था तो कभी कुछ चोरी हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी ये हो गया। ख़ैर ज़्यादातर, लेकिन ये बात गलत है, ज़्यादातर जो बुराइयाँ हैं वही दिखाई जाती हैं, बट पटना में बहुत टैलेंट है और बहुत गर्व होता है कि इस शहर से हूँ मैं। तो दरअसल मैं अपने 8th स्टैंडर्ड के एग्ज़ामिनेशंस दे के फाइनल, आई वाज़ जस्ट वाचिंग द टेलीविज़न। तो टेलीविज़न में मैंने देखा कि इंडियन आइडल का ऐड आ रहा था और सारे जजेस थे उस ऐड में, और वो बोल रहे थे कि सुनहरा मौका है एंड दिस एंड दैट। तो आई वाज़ लाइक, और मैं उस समय म्यूज़िक सीखती भी नहीं थी, क्योंकि मैंने म्यूज़िक दरअसल सीखा ही नहीं है। अच्छा। तो ये एक बॉर्न टैलेंट है, और कुछ मेरे स्कूल के गुरुजी से मैंने स्कूल में 3 साल सीखा था। तो उस वक़्त तो ख़ैर सीखा भी नहीं था, 1 साल हुए थे मुझे सीखना शुरू किए ढंग से। तो मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मुझे जाना है और बस ऑडिशंस में देना है और अच्छे से, मतलब बस जाना है मुझे कुछ नहीं पता, ना आगे पता कैसे होगा, ना पीछे कुछ पता है, बस जाना है और बनना है सिंगर। तो ये जो जुनून था ना, ये जुनून तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक पीछे से पेरेंट्स का पुश नहीं हो। तो मेरी मम्मी ने मतलब 1 दिन के अंदर, क्योंकि कल सुबह ऑडिशंस है तो आज इंसान क्या ही करेगा, तो मेरी मम्मी ने मतलब कैसे-तैसे एक टिकट बस नाम के लिए फ़ॉर्मेलिटी करके उन्होंने मुझे वो लेके गईं, और वो वहाँ पे फिर आगे की तो कहानी सबको पता ही है। और यही था मेरा सफ़र पटना से कोलकाता, क्योंकि कोलकाता में ऑडिशंस दिए थे मैंने, और वहाँ पे 5 लाख कंटेस्टेंट्स के बीच में मैं पूरे नॉर्थ ज़ोन से एक लड़की सिलेक्ट हुई थी, तो और बिहार से तो ख़ास करके एक ही थी। तो ऐसे पटना से कोलकाता गई, कोलकाता में जजेस का दिल जीता और कोलकाता से बॉम्बे। तो ये था मेरा सफ़र छोटा-सा।
मैम, इंडियन आइडल का जो आपका जर्नी रहा, तो उससे पहले और उसके बाद आपके लाइफ में क्या-क्या चेंजेस आए? देखिए चेंजेस दो तरह के होते हैं। एक होता है कि आपको रिकग्निशन मिलने लगती है और एक होती है इंटरनल चेंज कर जाना। तो मैं मानती हूँ कि जो इंटरनल चेंज है वो इंसान में कभी नहीं आनी चाहिए। जी। चाहे वो कुछ भी कर ले, वो जिस तरह का था पहले उसे वैसे ही होना चाहिए। हाँ, मगर चेंजेस जो पहली वाली है, जो लोग पहचानने लग जाते हैं ना जब, और लोग जब आपको आपके आवाज़ से जानते हैं ना, उससे जी। बढ़कर खुशी किसी चीज़ में मैं कैसे हाँ। आई कैन नॉट एक्सप्रेस दैट फीलिंग इन वर्ड्स। क्योंकि जब मैं पटना वापस आई थी, मैं भी तो बच्ची ही थी उस वक़्त। आई वाज़ जस्ट 14 इयर्स ओल्ड। मेरे स्कूल में एवरीबॉडी वाज़ टेकिंग माय ऑटोग्राफ। सब मेरे साथ में पढ़ने वाले लोग, मेरे से छोटे लोग, मेरे से बड़े सीनियर सारे, सारे स्कूल में घेर लेते थे मुझे जैसे ही लंच ब्रेक होता था, क्योंकि उसके बाद मैंने अपनी स्कूलिंग कंटिन्यू की। तो सारे मेरा ऑटोग्राफ्स लेते थे और मेरे से पूछते थे कि कैसा रहा, क्या रहा? तो एक पूरे पटना में, और पूरे पटना में ही नहीं, इंडीड पूरे इंडिया में एक नाम हो गया था कि बिहार की बच्ची इतना आगे गई है। तो एक वो चीज़ जो होती है ना, आपको जब लोग पहचानने लगते हैं, मम्मी पापा को इतनी इज़्ज़त मिलती है, तो वो उससे बढ़कर खुशी कुछ नहीं होती। तो वो मैंने जो नाम कमाया है ना, वही मेरे इंडियन आइडल की सबसे बड़ी जो, और एक उससे भी बड़ी जो मेरी अचीवमेंट हुई, एक हर सिंगर का सपना होता है ना कि ज़िंदगी में एक बार वो सुरों की सम्राट श्रीलता जी से एक बार मिल ले। तो वो सपना इंडियन आइडल ने पूरा किया, जो मुझे लगता है कई बहुत सारे जो अकम्प्लिश सिंगर्स हैं जो बॉम्बे में हैं, वो भी नहीं मिल पाते हैं। क्योंकि लता जी से मिलना इज़ समथिंग लाइक म्यूज़िक में भगवान जी से मिल लेना। तो वो चीज़ इंडियन आइडल के सौजन्य से मैं कर पाई, मिल पाई। तो ये जो अनमोल चीज़ें मुझे मिली हैं इंडियन आइडल से, वही मेरी मोस्ट चेरिश्ड मेमोरीज़ हैं। अच्छा। मैम, हम लोग यहाँ पीछे लता जी के साथ आपकी फ़ोटोग्राफ भी देख रहे हैं, तो ये कब क्लिक की गई थी? जी, ये फ़ोटोग्राफ 2012 की है। जैसा कि मैंने बताया कि हमें सरप्राइज़ विज़िट मिला था टॉप 9 में आने की खुशी में, क्योंकि उस वक़्त वो ही एकमात्र सीज़न था इंडियन आइडल का जिसमें जज के पैनल पे आशा जी खुद बैठी हुई थीं। आज तक इंडियन टेलीविज़न की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। आशा जी गेस्ट अपीयरेंस में ज़रूर आई हैं, बट कभी भी पूरे सीज़न तक में जज होना वाज़ समथिंग, वही हमारे लिए ऐसा था कि हमने कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया कि लता जी, आशा जी जैसे लोग हमारा शो देख रहे हैं, हमारे शो को जज कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं उनकी बहनें, दीदी हैं। तो जब हमें पता चला कि हम, पता नहीं चला, ऑल ऑफ अ सडन हमने लता जी को आते देखा, और मैं मतलब बता नहीं सकती, ऐसा लगा कि भगवान के दर्शन हो गए। और वो 3 घंटे शायद मैं ज़िंदगी में कुछ बहुत बहुत भी बड़ा कर लूँ ना, वो 3 घंटे कभी मुझे वापस उस तरह से कोई नहीं लौटा सकता, क्योंकि लता जी के साथ 3 घंटे बैठना इज़ समथिंग लाइक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। यही है इस फ़ोटो की कहानी। मैम, आपका पसंदीदा कलाकार कौन है और क्यों? म्यूज़िक में जब अगर हम लोग बात करें फ़ेवरेट, ऐसे तो मेरे फ़ेवरेट्स ऐसे कोई ख़ास नहीं, क्योंकि मुझे हर सिंगर की ना, एक टिपिकल हर सिंगर का एक प्लस पॉइंट होता है ना, जो उनको यूनिक बनाता है एक दूसरे से, और वही चीज़ है जो आपको प्लेबैक सिंगर बनने में मदद करती है। तो मुझे ना जब जिस सिंगर की कोई बात यूनिक लग जाए, उस टाइम बिंग के लिए मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है। नो मैटर वो बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, या फिर कोई और जॉनर ऑफ म्यूज़िक हो। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगी कि अगर फीमेल में बात करें तो लता जी, आशा जी, किशोर दा, और रिसेंट में अरिजीत और श्रेया, ये सब मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। मैम, हाल फिलहाल में आपका एक एल्बम है तकलीफ़ है, वो काफ़ी चर्चा में रहा है, तो उसके बारे में कुछ बताइए? जी, ये तो मतलब लॉकडाउन में चमत्कार ही हो गया, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आर्टिस्ट को बॉम्बे में दर-दर भटकना पड़ता है, स्ट्रगल तो नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लोगों के पास जाके मिलना पड़ता है। भगवान जी की दया से और ऊपर वाले की कृपा से मुझे लॉकडाउन के दौरान ही फ़ोन आया रात में कि रितिका ऐसे गाना है, आपको करना है। मुझे बताया नहीं गया कि मुझे किनके अपोज़िट गाना है। अच्छा, ये सरप्राइज़ हाँ, ये सरप्राइज़ था कि मेरा पहला जो गाना आएगा वो बॉलीवुड के इतने अच्छे और इतने बड़े और इतने गुणवान सिंगर अमित मिश्रा जी के साथ आएगा। तो मुझे पता नहीं था, मुझे ऐसे कहा गया कि ऋतिका 2-4 लाइन्स आपको गानी है, तो आप ज़रा कल रिकॉर्डिंग स्टूडियो में डब कर दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है सर। उन्होंने कहा कि कोई गारंटी नहीं है ये गाना रहेगा, बट हम एक बार टेस्ट करना चाहते हैं आपकी आवाज़ में। रात का कॉल आया था मुझे 12:30 बजे, तो मैं अगले दिन गई और मैंने अपना बेस्ट दिया स्टूडियो में जाकर। जैसे भी मुझे रिकॉर्डिंग अकेले गई थी, पहली बार मैं अकेले गई थी स्टूडियो में, क्योंकि किसी कारणवश मेरे जो ब्रदर हैं वो मेरे साथ नहीं जा पाए।
तो मैं अकेले गई थी। तो मैं इतनी डरी हुई थी कि मुझे गाना भेजना है, ऊपर से मुझे अकेले जाना है। तो इट वाज़ अ कंप्लीट न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। और मुझे यकीन नहीं हुआ, उस गाने को रिकॉर्ड करते ही मुझे अगले दिन शाम में फ़ोन आया कि आपने इस गाने की खूबसूरती को ना मतलब मतलब बहुत ज़्यादा आपने इस गाने की खूबसूरती को चार चाँद लगा दी, और आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, और आपको हम लोग बताते हुए बहुत खुश हैं कि आपका ये गाना फ़ाइनल हो गया है। और आपको दुगनी खुशी होगी ये जान के कि आपने किनके साथ गाया था। मैंने कहा सर किनके साथ गाया है मैंने? तो उन्होंने कहा कि मैंने अमित मिश्रा जी के साथ गाया है। मैं बताना चाहूँगी कि अलग से ये मेंशन करना चाहूँगी कि एक बिहारी जो कहते हैं लोग कि बिहारी ऐसा बिहारी वैसा, और आज मैं कहना चाहूँगी कि एक बिहारी की वजह से ही आज मेरा पहला गाना बाहर आया है। मैं उस इंसान का नाम लेना चाहती हूँ। उनका नाम है अभिषेक टैलेंटेड, उनका नाम है, और बॉलीवुड में बहुत अच्छे प्रोड्यूसर कंपोज़र डुओ बन गए हैं। अभिषेक और अमोल नाम है उनका। तो वो बहुत अच्छा म्यूज़िक बनाते हैं, और उन्होंने रिसेंटली उनका सलमान सर के साथ भी उनका टाई अप हुआ है, तो वो सलमान सर के लिए भी गाने बनाने वाले हैं। वो लोग बहुत जेनरस हैं और बहुत प्यारे हैं। तो उनका मुझे फ़ोन आया कि रितिका कि तुझे करना है। मैं कहना चाहूँगी कि शायद कहीं और का कोई अगर म्यूज़िक डायरेक्टर होते या फिर कहीं और के कोई होते, तो एक बार को वो सोचते कि यार ये नई लड़की है, इसको मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि बड़े सिंगर्स के साथ लोग रिस्क नहीं लेते हैं। बट मैं कहना चाहूँगी कि अभिषेक और अमोल की वजह से आज मेरा पहला गाना आया, और वो लोग भी बिहार से हैं। अभिषेक तो स्पेशली बिहार पटना से ही है, उनकी भी पढ़ाई यहीं से हुई है, सेंट क्लेरेंस से। तो मैं उन दोनों का शुक्रिया करना चाहती थी। चलो आज इसके माध्यम से वो भी कर दिया मैंने। सो थैंक यू इफ़ यू आर वाचिंग दिस, अभिषेक, अमोल, थैंक यू सो मच। मतलब बिहार के एक और टैलेंट ने दूसरे टैलेंट को निखारा है। हाँ, जी। मैम ये तो हम सब जानते हैं कि सिंगिंग आपका पैशन है, लेकिन इसके अलावा आपकी और किस चीज़ में रुचि है? अगर मैं कहूँ कि म्यूज़िक के अलावा मुझे कुछ करने का दिल नहीं करता, तो शायद मैं ऑड साउंड करूँगी। बट हाँ, ये बात बहुत बहुत सच है, सच्चाई है इस बात में। मुझे बोलना बहुत पसंद है, मैं बहुत बोलती हूँ। वो तो अब तक आपको पता चल ही गया होगा, मैं बहुत बोलती हूँ। मुझे किसी से भी बोलने में डर नहीं लगता, जो मन में आता है बोल लेती हूँ। और मुझे दरअसल पब्लिक स्पीकिंग का बहुत शौक है, और म्यूज़िक के अलावा मैं डांस बहुत अच्छा करती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ना वो बोलते हैं ना कीड़ा है, बस म्यूज़िक चला दो डांस शुरू हो जाता है मेरा। तो फिर डांस का बहुत शौक है। और म्यूज़िक में पिछले साल तक, लॉकडाउन से कुछ समय पहले तक, मैं कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना ठीक से नहीं जानती थी। मैं जानती थी पियानो में कॉर्ड्स बजाना, बट लेकिन मैंने सोचा कि यार चलो गिटार पे हैंड्स ट्राई करते हैं। और मुझे नहीं पता था कि गिटार मेरे जर्नी को इतनी खूबसूरती से बाहर लाएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम में मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी। क्योंकि मुझे लगता था क्या यार वेस्ट ऑफ टाइम है। बट मैं सारे एस्पायरिंग सिंगर्स और जितने भी आर्टिस्ट हैं उनसे कहना चाहूँगी कि इंस्टाग्राम का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। टाइम पास मत करिए, लेकिन आपके पास जो टैलेंट है ना, उसको दुनिया तक पहुंचाने का, और फ्री ऑफ कॉस्ट दुनिया तक पहुंचाने का, ये एकमात्र बहुत बहुत बड़ा साधन है। तो मैंने बस ऐसे ही ना, बस गिटार में यूट्यूब से गिटार के कुछ लेसन्स लेके अपने 1-1 मिनट के वीडियोस डालने शुरू किए। तो धीरे धीरे मेरे इंस्टाग्राम के जो फैमिली है, वो 500 फॉलोवर्स से लेकर के 10,000 फॉलोवर्स, अब 15,000 फॉलोवर्स हम लोग हो गए। तो इट डजंट फील कि वो लोग मेरे फॉलोवर्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 15,000 लोग हैं जो मेरे म्यूज़िक को पसंद करते हैं, जो मेरे पीछे कोई लेबल हो नहीं हो, उसको नज़रअंदाज करके सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गाने को पसंद करते हैं। तो ये मैंने लॉकडाउन में बहुत अच्छे से गिटार सीखा और वीडियोस डालने शुरू किए। तो यही है मेरी हॉबी, अगर आप कह लें तो। गाना गाना, गिटार बजाना, डांस करना, बस जो भी म्यूज़िक से रिलेटेड है सब कुछ करना मुझे पसंद है। मैम आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बोलती है, पर आप बहुत मीठा बोलती है, और यही शायद हमारे दर्शकों को पसंद है। मैम आप हमारे एस्पायरिंग सिंगर्स हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगी? देखिए, सलाह देने के लिए पहले इंसान को ये जानना होता है कि इंसान खुद कैसा है। तो जैसी मैं हूँ, अगर मैं बोलूँ तो मैं एक बहुत सॉफ्ट किस्म की इंसान हूँ, जिसको बहुत ज़्यादा कोई चीज़ छीन के लेनी नहीं आती है। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत पर निर्भर करती हूँ, ठीक है? कि अगर मैं मेहनती हूँ, मेरे अंदर वो बात है, और मैंने किसी का दिल कभी नहीं दुखाया, क्योंकि आप अच्छे इंसान नहीं ना, तो आप कभी भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। अगर आप नो मैटर आप कितनी भी टैलेंटेड हैं, और नो मैटर आप कितनी भी तेज़ हैं, इंटेलिजेंट हैं, और लोगों से कैसे बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका दिल अच्छा नहीं है, अगर आप ये नहीं चाह रहे हैं कि सामने वाला कुछ अच्छा नहीं करे और मैं सिर्फ अच्छा ही अच्छा करते जाऊँ, तो कभी ना कभी आपका डाउनफॉल होना तो तय है। तो सबसे पहले जो आप कर रहे हैं, पहले अच्छे इंसान बनिए,
और उसके बाद जो भी आपका टैलेंट है उसको अच्छे से सीखिए। मैं ये नहीं कहती कि अगर आप किन्हीं से जाकर किसी टीचर से सीखिए या फिर जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि मैंने खुद यूट्यूब से सीखा है, तो आपके पास जो भी अवेलेबल है यूट्यूब से सीखिए। आजकल तो यूट्यूब पे क्या नहीं सिखा रहे हैं लोग। थैंक्स टू यूट्यूब की मैंने भी बहुत सारी नई चीज़ें सीखी गाने में, जो मैं अपने गानों में ऐड कर पाती हूँ। तो उसको अच्छे से सीखिए और कभी भी चाहे दुनिया में कोई भी बोले, अपने पैशन पे गिव अप मत कीजिए, क्योंकि पैशन ही आपको अलाइव रखता है। आप कुछ भी करके कमा लोगे, कि किसी भी हालत में कमा लोगे। आप कॉल सेंटर में भी काम कर सकते हो, बीपीओ में भी काम कर सकते हो। मैं वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट केसेस की बात कर रही हूँ, लेकिन कभी कुछ भी हो जाए अपने पैशन को गिव अप मत करिएगा। और मैं कहूँगी कि अगर आप म्यूज़िक में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैंने कहा जैसे कि आप सीखिए, आप रियलिटी शोज़ में पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि उससे बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है कि स्टेज पे कैसे गाना है, लोगों से बातचीत कैसे करनी है, क्योंकि हमें नहीं पता होता, क्योंकि हम कैमरास के सामने हमेशा तो नहीं रहते। पहले की बात करूँ, जब मैं नहीं जानती थी तो मुझे पता नहीं था कि मेरे अंदर एक इतनी कॉन्फिडेंट लड़की है जो कैमरा पे डरती नहीं है, स्टेज पे डरती नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मुझे कब पता चली, जब मेरी मम्मी मुझे रियलिटी शोज़ में लेके गई। और थैंक्स टू मॉम। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो पेरेंट्स हैं, आज मैं यहाँ पर हूँ ना, तो मैं कहूँगी कि मेरा सिर्फ 10% है, 90% मेरे मम्मी पापा का कॉन्ट्रीब्यूशन है। क्योंकि अगर आपको खड़ा करने के लिए आपके पीछे मम्मी पापा ही नहीं रहेंगे, आपको पुश नहीं करेंगे, आपको ये नहीं कहेंगे कि बेटा तू जा, तुझे जो करना है तू कर, तो बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि बच्चे को हौसला चाहिए, और हौसला मम्मी पापा से आता है। तो इट्स लाइक अ टीम वर्क ऑफ मम्मी पापा और जो एस्पायरिंग कैंडिडेट है। तो ये कहना चाहूँगी मैं। तो जाते जाते मैम, आप हमारे फुल वॉल्यूम के दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और साथ साथ एक गाना भी? गाना तो मैं जितना गा लो मुझसे गाने के लिए मैं कभी मना नहीं करूँगी। मैं मैसेज ये देना चाहूँगी ना कि मैंने अपने बचपन से जो सीखा है मैं वही मैसेज दे सकती हूँ। तो मैंने बचपन से यही मैसेज सीखा है कि हमेशा अच्छा इंसान बनो। कुछ भी करने से पहले इंसानियत तुम्हारे अंदर हमेशा रहनी चाहिए, और कुछ भी कर लो अपने रूट्स को मत भूलो, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कौन इंसान कब कितना ऊपर उठेगा। तो कभी किसी को नीचा मत दिखाओ, हमेशा अच्छा इंसान बन के रहो, और बहुत ज़्यादा हर चीज़ करने की चाह मत रखो। एक चीज़ जो करनी है वो कर लो। जैसे कि आप जॉब भी करेंगे, गाना भी गाएंगे, डांस भी कर लेंगे, तो ये कब आपको कहीं नहीं लेके जाएगी। हाँ, मे बी फॉर द टाइम बिंग आपको अगर करियर को ठीक करने के लिए कुछ पढ़ लेना है, वो अलग बात है। बट कभी ना कभी आप अगर आर्टिस्ट वाले लाइन में हो, तो आपको सब कुछ छोड़कर उस पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने आप में एक स्ट्रीम है, एक लाइन है, और एक पाथवे, एक करियर है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, बस खुश रहिए और ज़्यादा सोचा मत करिए। थिंक पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। और मैम, इसी के साथ हमारे लिए एक गाना गाने वाली हैं। ज़रूर ज़रूर। तो मैंने अपना गिटार रखा हुआ है बगल में, तो ये गिटार मुझे पसंद है, तो मैं कुछ सुनाती हूँ गिटार पे। तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है, तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही हर घड़ी सांस आती है, जिंदगी कहलाती है, तुमसे ही ना है ये पाना, ना खोना ही है, तेरा ना
मैम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और फुल वॉल्यूम एक बहुत अच्छा प्यारा चैनल है जो बहुत सारी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ज़्यादा दिखाता है, नेगेटिविटी को दूर करता है। तो मैं कहूँगी कि फुल वॉल्यूम के सारे दर्शकों को बहुत सारा प्यार, और जो लोग दर्शक नहीं भी बने हैं वो लोग भी सब्सक्राइब करें चैनल को, इनके बहुत प्यारा न्यूज़ चैनल है ये। थैंक यू सो मच। हाँ, और नॉट टू फॉरगेट जो मेरी एंकर है उन पे भी अगर कैमरा दिखाया जाए तो वो भी बहुत खूबसूरत है और बहुत प्यारी है और बहुत अच्छे से सवाल किया मुझसे। थैंक यू सो मच। तो तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है। तो दिन रात देखते रहे फुल वॉल्यूम और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।